नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। देखिए, इंडिया में दो ही स्टील कंपनी हमेशा टक्कर लेकर आगे बढ़ रहा है। एक है जीएसडब्ल्यू स्टील, दूसरा है टाटा स्टील। और जीएसडब्ल्यू स्टील अभी देखिए 2 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप हो चुके हैं। 2 लाख करोड़, तो कितनी बड़े कंपनी हो चुके हैं आप देख सकते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन आपको हमेशा आपको सस्ते में देखने को मिलेगा। ऐसे कारण क्यों है? क्योंकि स्टील एक कमोडिटी प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाता है और ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से स्टील का प्राइसिंग सिचुएशन देखने को मिलता है, उसी बेसिस में स्टील के हमेशा प्राइसिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली मार्केट के बेसिस में ही देखने को मिलता है। तो इस कारण के वजह से हमेशा आप अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे, लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो देखिए कितना अप टेन तो है मगर कितना वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आए। मैं एक बार थोड़ा रेड कलर कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आए, फिर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरीके से वोलेटिलिटी के हिसाब से काम करता है। तो ऊपर ही तो गया मगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक ट्रेड बना, जो ट्रेड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से इस चीजों को देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। पहली बात, जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके बाद एफआईएस और डीएस के पास जो होल्डिंग्स है, पहले एफआईएस डीएस मतलब म्यूचुअल फंड जो है उसके ऊपर 1.73% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका 2.81%। मतलब 1% का स्टेक म्यूचुअल फंड ने क्या किया, बढ़ा दिया। उसके साथ साथ अगर टोटल में म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर मैं देखूं आदर्श मतलब इसके साथ साथ जितने सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो डीआईएस है उसके पास होल्डिंग है 7.5%। और एफएस के पास पहले 10% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुका है 26%। तो सोचिए स्टील कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा क्वांटिटी क्यों ऐड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अपकमिंग 10 ईयर्स इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ सबसे तेजी से होने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा मतलब सबसे ज्यादा डिमांड किसका बढ़ेगा? स्टील का, सीमेंट का। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो जिस बेसिस में जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया के नंबर 1 स्टील कंपनी है, इसका हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप देखेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, जो मतलब पिछले सालों के जो रिजल्ट था उससे इस बार रिजल्ट ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को बहुत हद तक कंपनी कम किए, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 400 करोड़ से 2400 करोड़ बना। मतलब 6 टाइम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ चुके हैं। तो सोचिए जो कंपनी का इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, क्या वो कंपनी चुप बैठेंगे? क्या वो कंपनी रुक रुक के चलेंगे? वो तेजी से ग्रोथ करने के लिए तैयारी करेंगे। और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा, वो है कंपनी का बैलेंस शीट। आप देखेंगे, मान लेता हूँ कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा, ऑब्वियसली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आपको हमेशा बोरिंग्स ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में काम करने के कारण और जिस तरीके से इस सेक्टर में जो मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जितने ज्यादा पैसे का जरूरत होते हैं, उस कारण की वजह से कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं। देखिए, लोन लेना कोई बेकार काम नहीं है। लोन लेकर अगर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए, इस बार 28,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके हैं। तो जो कंपनी के पास ट्रेड भी 33,000 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ है, जो पहले 8,000 करोड़ के आसपास था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, स्टील कंपनी के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा निवेश नहीं करता हूँ, मगर जब भी कोई ट्रेड बनता है उस टाइम अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उसके ऊपर मैं टेल ले लेता हूँ। तो फाइनली इसके ऊपर ट्रेड कहाँ पे बना, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ और पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर, उसके बाद और एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और उसके बाद एक शोल्डर बना। मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़े से बड़े शोल्डर केड हुआ, क्या इस तरीके से शोल्डर अलाउ है? ऑब्वियसली मैं अलाउ करता हूँ, क्योंकि जो पिछले वाला शोल्डर था उससे नीचे बने तो ठीक है, और जो इसका जो शोल्डर के बाद जो हेड बना वो पिछले वाला जो शोल्डर है उससे नीचे बनना चाहिए। अगर इस तरीके से कुछ पैटर्न स्केड हुआ तो उसको जरूर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और जरूर उस पैटर्न के हिसाब से काम करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी देखिए एक जगह पे कंपनी क्या किया, होल्ड किया, उसके बाद नीचे आने की कोशिश किया, मगर दो तरीके से इसका सपोर्ट मिला। पहली सपोर्ट कहाँ पे मिला, कंपनी की स्ट्रांगली एक सपोर्ट मिला, और उसके साथ साथ 200 डेज भी ईएमए भी इसको सपोर्ट लिया। और देखिए फिर से ऊपर गया,
प्रीवियस रेंज को ब्रेकआउट किया, इसका मतलब आप समझ लीजिए प्रीवियस रेंज को ब्रेकआउट करने का मतलब कंपनी ऊपर जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। अभी देखिए रिटेस्ट किस लिए करने के लिए आया, कंपनी का जो पिछला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आया। तो बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते रहते हैं सर इस तरीके से बार बार वो नीचे क्यों आते हैं। देखिए बड़े से बड़े इन्वेस्टर जब पैसा लगाना चाहते हैं वो हमेशा इसी तरीके से पैसा लगाते हैं, वो कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे, सस्ते दामों में वो खरीदारी करेंगे, फिर से ऊपर लेके जाएंगे और फिर से उसको और कुछ क्वांटिटी ऐड करना है तो जब भी शेयर नीचे आएंगे तो फिर से वो क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से एंटी वो लोग लेते हैं और मेरा एंटी पहले से हो चुके हैं। अगर इस तरीके से टारगेट 1040 तक गए तो मेरा टारगेट रेशियो जो है 33% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल के बारे में बात कर सॉरी माफी चाहता हूँ आरबीएनएल। तो आरबीएनएल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस पिछले दिनों में देखने को मिला क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। तो अपडेट देखेंगे तो आप भी चौंक जाओगे क्योंकि आरबीएनएल आप देख सकते हैं आरबीएनएल जूम 12% तक एक दिन में जम हुआ था। ऑब्वियसली क्लोजिंग 12% में नहीं हुआ, लास्ट में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। आप देखेंगे चार्ट पैटर्न किस तरीके से ऊपर गया उसके बाद करेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, इस तरीके से करेक्शन होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी 12% तक जम इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी को 65,000 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक मिल चुके हैं। तो सोचिए 65,000 करोड़, कंपनी का मार्केट कैप कितना है 55,000 करोड़। तो कंपनी का मार्केट कैप से भी ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इतना ज्यादा अगर ऑर्डर मिले तो कंपनी तो आगे बढ़ने के लिए वो तैयार करेंगे ही। तो इसीलिए कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी के ऊपर बाइंग हुआ। ऑब्वियसली एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ वो एक शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद उसको कभी ना कभी रुकना चाहिए था। तो फाइनली मुझे लग रहा है एक रेंज के हिसाब से वो काम करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो लंबा सा एक जर्नी यहाँ पे होने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि जब तक मुझे कोई पॉजिटिवली कुछ सेंटिमेंट और पॉजिटिवली कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखे तब मैं काम करूंगा। क्योंकि कंपनी के अंदर के बात करूं तो कंपनी में उतना खराब ही नहीं है। हाँ छोटा मोटा प्रॉफिट इस बार कम हुआ क्योंकि सेल्स कम हुआ था, 5,000 से 6,000 4,600 करोड़ बना और 380 करोड़ से 359 करोड़ बना। तो मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिले और इसी के कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज होता हुआ देखने को मिले। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो सिचुएशन चलता रहता है। तो आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैं बहुत पहले से ही एक बुलिश फील्ड में बैठा हुआ हूँ। बहुत बार मुझे एंट्री मिला और मेरा जो इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग भी है और मैं स्विंग ट्रेडिंग भी 3 बार ले चुका हूँ इस कंपनी के ऊपर नीचे लेवल से। तो फाइनली मुझे और एक ट्रेड बहुत दिनों से मैं लेकर रखा हूँ, मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए एक लंबा जर्नी के हिसाब से 2016 से लेकर एक्चुअली 2015 से लेकर 2017 तक यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक एक हैंडल बना, उसके बाद एक माफी चाहता हूँ एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बना। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। बहुत सारे लोगों का मन में यही डाउट रहेगा कि सर कंपनी जब भी ब्रेकआउट करते हैं रॉकेट की तरह क्यों नहीं भागते हैं। देखिए सोचिएगा जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है वो फिर से उसी तरीके से गिरेगा। तो जो कंपनी धीरे धीरे करके वॉल्यूम करके मतलब देखिए यहाँ पे रेंज क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे रेंज क्रिएट किया, फिर से ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया, फिर से रेंज क्रिएट कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट करेगा ऊपर जाएगा। जो कंपनी इस तरीके से नेचर क्रिएट करके ऊपर जा रहा है तो सोचिए वो टारगेट आपको अचीव करा के ही छोड़ेंगे। सिर्फ टारगेट अचीव नहीं और भी ऊपर जाने का दम रखते हैं क्योंकि टाटा मोटर्स फाइनली बहुत दिनों के बाद एक शानदार तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया जो हर किसी के नजर में होना चाहिए क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो आज इस क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स और हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। और कंपनी के जो टारगेट है जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो 89% के आसपास है। और टारगेट सर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस के ऊपर नहीं लिया, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी लिया क्योंकि जो 88,000 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स हुआ था वो आज 1,10,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 7,000 करोड़, मतलब एक डबल के आसपास कंपनी के, डबल के आसपास नहीं है डबल से भी ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले। और इसी तरीके से सिचुएशन अगर बनता हुआ देखने को मिले तो अच्छा खासा एक ग्रोथेबल मतलब पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए सारे वीडियोस में जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, मेरे तरफ से कोई भी आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करूंगा और मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके रिस्क के रिवार्ड के हिसाब से करिए, आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। ब्लाइंडली सिर्फ मेरे बात नहीं, किसी की बात सुनकर काम मत करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन को आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिसीजन लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, मार्केट से पैसा आपको मिलेगा। अगर मेहनत ना करके जो लोग सोच रहे हैं कि किसी के टिप्स लेकर काम करूंगा, तो मेरे हिसाब से उसको प्रॉफिट कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद इस तरीके से करके पहले मार्केट में जब आया था इसी तरीके से सारी चीज करके देख चुका हूँ। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो बोनस का, तो बोनस अनाउंसमेंट हो चुके हैं 20 फरवरी, मतलब आज के दिन कंपनी का डेट था एक के बदले एक शेयर देने का। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।